हेलो वेलकम बैक। आज मैं टॉपिक देख रहा हूँ वेव कैलकुलेशन पे। हमने जो जहाँ पे लास्ट में छोड़ा था वहाँ पे तो हम आप लोगों को डेमो दे दिया था कि एक्चुअली चीज़ें जो होती हैं जो आप लोगों को नॉर्मली पढ़ना भी होता है कि क्या क्या होते हैं। आज हम देखेंगे कि वो चीज़ आया कहाँ से। जैसे एसी वेव होता है तो वो आता कहाँ से है ना। उसके बाद जो वेव प्रोड्यूस होगा उसको हम मैथमेटिकली आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, हमने सबसे पहले एसी वेव कैलकुलेशन है तो देखिए सबसे पहले एसी वेव प्रोडक्शन किस तरीके से मशीन से होता होगा, जो आगे कंपटीशन की क्लासेस में आप लोगों को करना है और सेमेस्टर में भी पढ़ना है, ठीक है ना। तो हम आप लोगों को इस तरीके से दिखा दे रहे हैं जैसे कि मशीन के अंदर जब आप देखोगे ना तो मशीन होते हैं, एसी मशीन, वो एसी प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। तो एसी मशीन जो एसी प्रोड्यूस करता है तो हम वही आज करने क्या वाले हैं, इस चीज़ को भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए अभी मैं करने जा रहा हूँ सबसे पहले जो एसी वेव का जो पैरामीटर कैलकुलेशन है आप लोगों का टॉपिक। तो एसी वेव में आरएमएस, एवरेज और पीक ये कैलकुलेशन करना था। तो लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप लोगों को ये भी पता हो कि वो एसी आ कहाँ से रहा है। तो आज का टारगेट है हमारा एसी कहाँ से आ रहा है तो उसको प्रोड्यूस करना, उसके बाद उसके वेव में एवरेज आरएमएस का मैथमेटिकली वैल्यू आप लोग जो इंटीग्रेशन मैथ्स में पढ़ते हो वहाँ पे इंप्लीमेंट करना है, जिससे कि चीज़ें आप लोग के लिए आसान हो जाए। देखिएगा ये जो मैं लिंक करा रहा हूँ ना, ये आपको कॉम्पिटिटिव अप्रोच से भी बहुत बेहतरीन रहेगा। आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉर्मल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो रहेगा ही, ये कॉम्पिटिटिव को भी टच करता है। लेकिन हम एक दायरा तक ही जाएंगे क्योंकि आगे कंपटीशन की क्लासेस में आपको बहुत ही बेहतर चीज़ें हम कराएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे जो है आप लोगों को मशीन आपने पढ़ा होगा, मशीन है ना। मान लीजिए मशीन की बात कर रहा हूँ, एसी मशीन, चीज़ों को देखिएगा। एसी मशीन की अगर बात कर रहा हूँ तो एसी मशीन में क्या होता है, देखिए प्रोडक्शन ऑफ एसी होता है, यानी इसमें क्या होता है, एक स्टेटर होता है दूसरा रोटर होता है। एक पार्ट है हमारा स्टेटर, ये मान लीजिए स्टेटर पार्ट है, ये स्टेटर पार्ट है, और दूसरा पार्ट में दिखा रहा हूँ रोटर का पार्ट होगा, ये पार्ट है रोटर। और आपने फेराडेज लॉ तो पढ़ा ही है, कम से कम बहुत बेसिक है और 12th में ही पढ़ते आ रहे हो। व्हाट इज फेराडे लॉ, कहता है द रिलेटिव मोशन बिटवीन, क्या होता है अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड और, क्लियर समझिएगा, किसी मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच अगर रिलेटिव मोशन होगा तो उस कंडक्टर में ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है ना। ये आपका फेराडेज लॉ भी कहता है। चलिए हमने इसको देखा भी था। अब देखिए क्या होता है, हमने क्या करते हैं यहाँ पे चुंबक मैग्नेट लगा देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं मैग्नेट लगा लेते हैं, समझिएगा कलर से, ताकि अच्छे से कर दे रहा हूँ आपके दिमाग में इमेज बैठ जाए, है ना। यहाँ एक चुंबक ले लेता हूँ मैं, ये मैग्नेट। यहाँ देखिए नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप रखा जाता है हमेशा एसी के लिए, है ना। वो चीज़ें अलग अलग है, बाद में हम आपको बताएंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे एन पोल लिया और यहाँ पे एस पोल लिया, है ना, एन पोल एस पोल, और एक देखिए यहाँ पे कंडक्टर रख दिया, क्या किया, कंडक्टर रख दिया। तो चलिए हम एक बेसिक से कंडक्टर को रखते हैं। मान लीजिए कंडक्टर को हमने यहाँ और यहाँ रखा, सिंगल कंडक्टर को हमने क्या किया, कॉइल बनाया, और कंडक्टर यहाँ से गया यहाँ से आया, सपोज दैट, है ना, यहाँ से आया यहाँ गया, है ना। कंडक्टर हमने इस तरीके से लपेटा लगाया हुआ है। अब समझो क्या होगा जब कोई कंडक्टर का मूवमेंट होगा, कंडक्टर का मूवमेंट होगा किसके, एन एस चुंबक के क्रॉस। ये देखिए ये पुल एन से एस हमेशा फ्लक्स जाएगा, एन से एस हमेशा क्या जाएगा, फ्लक्स। तो समझिए होता क्या है मशीन के अंदर, वेव फॉर्म ऐसा ही क्यों प्रोड्यूस होता है, हमने शुरू में ही दिखाया था। वेव फॉर्म एसी के अंदर पहले ही क्लास के अंदर हमने दिखाया था, वेव फॉर्म ऐसे प्रोड्यूस होता है। देखिएगा क्या होता है, अब यहाँ पे आपको बारीकी से ध्यान देना है। मशीन वगैरह में हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इन सब चीज़ों को कराएंगे, ठीक है ना। ऐसा इमेज बन जाएगा मशीन वगैरह के क्लास में कि ज़िंदगी में कभी आप मशीन नहीं भूल ही नहीं सकते। इस तरीके का पूरा एक एक एनिमेशन क्लास हम अरेंज कर रहे हैं मशीन के लिए, मेजरमेंट के लिए, पावर सिस्टम के लिए। क्योंकि सर्किट थ्योरी क्या है, न्यूमेरिकल पार्ट है, इसीलिए इसमें एनिमेशंस का यूज़ हम यहाँ पे फिलहाल इतना नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रहे आप लोगों को। चलिए यहाँ एन टू एस है। अब समझिए यहाँ हम कह रहे हैं कि इसके अंदर क्या होगा, कंडक्टर्स होंगे। कंडक्टर्स जैसे ही पोल को कट कर दे, यहाँ पे फ्लक्स कम है, यहाँ फ्लक्स सबसे ज़्यादा, फ्लक्स की डेंसिटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है और यहाँ पे फ्लक्स की डेंसिटी कम है। तो क्या होता है, यहाँ फ्लक्स एयर हवा ज़्यादा है, फ्लक्स कमजोर है, हवा है तो फ्लक्स कमजोर है। यहाँ पे फ्लक्स यहाँ से निकला और यहाँ तुरंत है तो फ्लक्स की डेंसिटी यहाँ ज़्यादा होती है, यहाँ कम होती है। तो कोई भी कंडक्टर, मान लीजिए कंडक्टर है, वो घूमेगा। जनरेटर अगर होगा, ये एसी मशीन यानी जनरेटर होगा, अल्टरनेटर इसी तरीके से बनते हैं। ये जब घुमाओगे यानी रोटर पार्ट, ये रोटेटिंग पार्ट है जहाँ पे कंडक्टर होते हैं। रोटर को किसी चुंबक के इर्द गिर्द घुमाओगे तो क्या प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ। यही तो फेराडे फर्स्ट लॉ कहता है, द रिलेटिव मोशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक एंड कंडक्टर, यानी मैग्नेट और कंडक्टर के बीच जैसे ही रिलेटिव मोशन होगा कंडक्टर में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ। तो यहाँ मैग्नेट चुंबक को स्थिर रखे हैं और कंडक्टर को घुमाते हैं। तो समझिएगा यहाँ समझना है एकदम बारीकी से।
यहाँ डॉट मतलब होता है आने का, क्रॉस मतलब होता है जाने का, समझिएगा। यहाँ मैं क्या कहता हूँ, कंडक्टर को देखिए यहां से यहां कंडक्टर कंप्लीट घूमेगा तब 360 डिग्री घूमेगा, ठीक है ना। यहां से जाएगा एक कंडक्टर, एक ही पार्ट के हिस्से की बात कर रहा हूं, यहां से कंप्लीट जाएगा, लौट के आएगा यहां तक तो 360 डिग्री होगा। देखिए होता क्या है, यहां देखिए फ्लक्स कम है, यहां फ्लक्स कम है, यहां फ्लक्स ज्यादा है, यहां फ्लक्स कम है, क्योंकि मैग्नेट का फ्लक्स यहाँ देखिए यहाँ से आसानी, यहाँ फ्लक्स क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि मैग्नेट ये कोर है, ये लोहे के कोर पे आपके क्या होते हैं, वाइंडिंग किए होते हैं। ये सब अगर आप देखते हो तो आपको पता चल जाता होगा, है ना। चलिए अब क्या होता है, जैसे ही कंडक्टर यहाँ से घूमना शुरू करता है तो कम फ्लक्स को कट कर करता है, यहाँ ज़्यादा फ्लक्स को कट करता है। यानी ये कंडक्टर रहा होगा, कंडक्टर देखिए अगर ये कोई चुंबक का लाइन ऑफ फ्लक्स जा रहा है और कोई कंडक्टर ऐसे जाएगा तो लाइन ऑफ फ्लक्स को कट करेगा, देखिए कट करेगा कि नहीं, यहाँ पैरेलल हो जाएगा और यहाँ पैरेलल होगा। तो जहाँ पैरेलल होता है तो पैरेलल मान लीजिए फ्लक्स ऐसे जा रहा है, समझिएगा फ्लक्स ऐसे है, ये समझिए ये फ्लक्स है, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स है, समझिए, और ये कंडक्टर भी ऐसे घूमेगा तो यहाँ तो पैरेलल ही है, यहाँ कंडक्टर पैरेलल है, इसका मतलब जीरो यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे फ्लक्स जाएगा ये कट करेगा, ये किसको कट करेगा, कट करेगा इस वाले फ्लक्स को, कट जो फ्लक्स ऐसे जा रहा है उसको कट करेगा। तो इस तरीके से यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। सोचिएगा 90 डिग्री जाएगा तो कट करेगा, सबसे ज़्यादा यहाँ फ्लक्स को कट करेगा तो यहाँ सबसे ज़्यादा यहाँ होगा। तो इसीलिए जो वेव प्रोड्यूस होता है ऐसे होता है, 90 डिग्री पे सबसे ज़्यादा। ये कितना डिग्री है हमारा, 90 डिग्री। 90 डिग्री में सबसे ज़्यादा फ्लक्स को कट करेगा ये कंडक्टर, इस फ्लक्स को, मैग्नेटिक फ्लक्स को, है ना, इसको कट किया तो यहाँ पे ज़्यादा हो गया। तो ईएमएफ भी इसीलिए ज़्यादा होता है, वोल्टेज इसलिए कंडक्टर पे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जिसको हम ब्रश के थ्रू निकाल लेते हैं। फिर यहाँ तक जाएगा, फिर कितना डिग्री घूम जाएगा ये, 90 डिग्री और जाएगा, है ना। तो यहाँ से 90, तो यहाँ से कितना हो गया, 180 हो गया, है ना, यहाँ से यहाँ गया 180। तो फिर फ्लक्स कमजोर है, यहाँ भी फ्लक्स क्या कम है, लेकिन फ्लक्स यहाँ ज़्यादा था। तो ये बेचारा यहाँ से फिर से यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। तो एन पोल पे पॉजिटिव आपको मिला, ठीक है ना, पॉजिटिव एसी साइकिल मिला, एक पोल पे पॉजिटिव साइकिल मिला। अब यहाँ पे फ्लक्स कमजोर हो गया, दूसरा फिर एस पोल है, दूसरा पोल क्या है, एस। तो यहाँ पे इतना जो मिला है ये जीरो से शुरू होकर इतना तक जो मिला है ये एन पोल पे मिला है। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक जब जाओगे तो यहाँ देखिए कम फ्लक्स को कट किया, यहाँ ज़्यादा फ्लक्स को कट किया, लेकिन पोल चेंज है, यहाँ एन था यहाँ एस था। तो अब दोबारा से ये फिर यहाँ पे तक जाएगा, कहाँ, ये नेक्स्ट 90 डिग्री, नेक्स्ट 90 डिग्री यानी यहाँ से 270 हो गया, यहाँ से चलेंगे तो 270 हो गया, नेक्स्ट 90 डिग्री पे कितना हो गया ये 180 और 270 डिग्री, है ना, 180 डिग्री, समझिएगा। और नेक्स्ट यहाँ से यहाँ कंडक्टर अगर घूमता है तो कितना प्रोड्यूस कर देता है, यहाँ पे ये फिर जाएगा जीरो पे, यानी 360 डिग्री अपने वैल्यू पे पहुंच गया। ये कितना पे कंडक्टर है, यानी एक कंडक्टर की बात की, यहाँ गया यहाँ गया यहाँ गया और दूसरा फिर यहाँ पे यही लौट के आ गया, यानी 360 डिग्री, ठीक है ना, 360 डिग्री। एक कंप्लीट साइकिल हो गया, इसका कंप्लीट साइकिल हो गया और ये भी कंप्लीट साइकिल हो गया। हालांकि बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर, है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम आपको आगे क्लास में कराएंगे, लेकिन यहाँ पे फिलहाल आपने देखा कि किस तरीके से वेव प्रोड्यूस हो गया। अब देखिए कहाँ फ्लक्स ज़्यादा और कम रखना है, अगर यूनिफॉर्म कर देते तो डीसी मशीन बन जाता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म रखते हैं, यहाँ एयर गैप ज़्यादा, यहाँ एयर गैप कम। तो हम अभी पढ़ना इसी को था, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आपको ये समझाएं कि किस तरीके से ये वेव प्रोड्यूस होता है। इसी को बोल जाता है एसी वेव, इसी को क्या बोलते हैं, एसी वेव, एसी मशीन से प्रोड्यूस होता है, यहाँ के कंडक्टर में प्रोड्यूस हुआ। अब देखिए इसमें ये जो वेव प्रोड्यूस किया कैसा हुआ ये वेव प्रोड्यूस, अब देखिए इस चीज़ों को समझना है आपको। 90 डिग्री 180 डिग्री पे जीरो, क्योंकि ये क्रॉस करता है एन टू एस में जाता है तो जीरो, फिर नेगेटिव सेक्शन। अब ये जो पॉइंट है इसको बोला जाता है पीक वैल्यू, इसी को बोलते हैं पीक वैल्यू, है ना। जैसे अगर वोल्टेज का वेव फॉर्म होता तो इसको बोलेंगे क्या, वी पीक, या फिर इसी को बोलता है और वी मैक्सिमम, वी मैक्सिमम इसी को बोलते हैं। ये पॉजिटिव में ये नेगेटिव में, यही तो है। अब देखिए ये एन पोल पे है, ये वाला वेव कहाँ पे बना है, एस पोल पे। ये वाला वेव कहाँ बना है, एस पोल पे, अगर पोल का मेंशन कराना है तो, ठीक है ना। तो आपने देखा कि ये इस तरीके से बना, ये पीक बना। अब ये इसका क्या होता है, ये एम्पलीट्यूड वाला होता है कि मैग्नीट्यूड देखने के लिए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना, थीटा, ये भी कह सकते हो थीटा। क्यों, क्योंकि ये एंगल के साथ चल रहा है, नहीं किसके साथ चल रहा है जी, एंगल। देखिए 90 डिग्री फिर 90 डिग्री फिर इस तरीके से 360 को अप्रोच कर गया। थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ओमेगा टी या थीटा का ग्राफ होता है एन पोल पे और ये है एस पोल पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से एसी का प्रोडक्शन होता है। अब इसी के बारे में सीखना है अपने को, सीखना किसके बारे में, इसी के बारे में। अब एक चीज और यहाँ पे देखना है क्या हो रहा है, हम एक चीज और पढ़ते हैं, अपने को पढ़ना तो यही है, लेकिन जो प्रोड्यूस हुआ, जो भी चीजें प्रोड्यूस हुई उससे पहले हम एक चीज की चर्चा करते हैं। हमने तो एसी प्रोड्यूस कर दिया, इसी को बोला जाता है एसी वेव, ठीक है। अब जो प्रोड्यूस हुआ उसके बारे में
तो हम पढ़ेंगे ही। लेकिन सबसे पहले मान लो कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं जान रहे थे, तब क्या हो रहा था, तब कभी ना कभी आप इस टाइप का वेव पढ़े हो कि नहीं? अगर ये वेव पढ़े हो तो ऐसे कंडीशन की बात करें तो ये वेव जो है हमारा साइनोसॉइडल वेव है। ये कैसा वेव है? साइन वेव। कभी आपने पढ़ा होगा तो ये कैसा वेव है? मैथ्स के अंदर पढ़ते हैं हम लोग। ये कैसा वेव है जी? साइन वेव। ये कैसा वेव है? साइन वेव। अब देखिए ये वेव जो है, ये वेव मिल नहीं रहा है क्या? सिमिलर नहीं है क्या? ये वेव कैसा है? साइन वेव। कोस थीटा का ग्राफ कैसा होता है? जब मैथ्स के अंदर पढ़ते हो तो कोस थीटा यहाँ से शुरू होता है कि नहीं? और ये साइन का वाला 0 से शुरू होता है, क्योंकि साइन 0 0, साइन 90 पे मैक्सिमम होता है, इसलिए मैक्सिमम हुआ है। अब देखिए तो मैथ्स जो होता है हमारा, जो साइन वेव का मैथ होता है, ये साइन थीटा का ग्राफ होता है। ये किसका ग्राफ होता है? साइन थीटा का। अब इसी साइन को ना फॉलो किया हमारा एसी सर्किट, हमारा जो एसी वेव फॉर्म है वो इसी साइन को फॉलो किया, इसीलिए बोला जाता है एसी वेव का दूसरा नाम, एसी वेव का दूसरा नाम क्या होता है? साइनोसॉइडल वेव। क्या होता है? साइनोसॉइडल वेव। एसी वेव का दूसरा नाम क्या होता है? साइनोसॉइडल वेव। एसी वेव का दूसरा नाम साइनोसॉइडल वेव। क्यों? क्योंकि ये साइन वेव को फॉलो करता है। मैथ्स के अंदर आप देखते हो साइन का ये है, कोसाइन का भी ये वेव रहता है ना, तो साइन को फॉलो करता है, इसीलिए एसी को वेव को क्या बोला जाता है? साइनोसॉइडल वेव भी बोला जाता है। कॉस भी देखो ये भी इसी टाइप के वेव को फॉलो करता है, बस ये है कि ये 0 डिग्री पे क्या होता है? मैक्सिमम। ये 0 डिग्री पे क्या होता है? मैक्सिमम। तो कॉस 0 पे 90 मैक्सिमम वैल्यू होता है, साइन 0 पे 0 होता है, साइन 90 पे मैक्सिमम होता है। तो इस तरीके से साइन वेव को फॉलो करता है। इसीलिए अब जितने भी चीज चलेंगे ना एसी वेव के लिए, वो मैथ्स को फॉलो कर लेता है। जितने भी चीज चलते हैं इसके लिए वो मैथ्स को फॉलो कर लेता है। मैथ्स में भी बोला जाता है पीक वैल्यू एसी, पीक यानी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कहाँ होगा? तो हम कहेंगे किसी वेव का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड क्या होगा? यहाँ पर। इसीलिए इसको वी मैक्सिमम बोला जाता है। मैथ्स के अंदर भी बोला है कि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना है? तो इतना। और कितने डिग्री पे? तो हम बोलेंगे 90 डिग्री पे। मैथ्स में भी बोलते हैं और हमारे एसी वेव में भी बोलेंगे मैक्सिमम वोल्टेज कितना, चूंकि यही तो है, इससे ज़्यादा वोल्टेज है ही नहीं, तो इसको बोलते हैं वीएम, या इसी को बोलते हैं और वीपी। तो ये भी ध्यान रहे, कंफ्यूज नहीं होना आपको। जो वीपी होता है पीक वोल्टेज को ही बोला जाता है मैक्सिमम वोल्टेज, कंफ्यूज नहीं करना है आपको। क्लियर? तो इस तरीके से चीजें बनता है। इसलिए एक चीज तो क्लियर हो गया कि साइन वेव को चूंकि ये फॉलो करता है हमारा एसी वेव, उसीलिए उसको बोला जाता है साइनोसॉइडल वेव। साइनोसॉइडल वेव। क्लियर? तो यहां तक कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अब हम इसके कैलकुलेशन को देखेंगे, लेकिन कैलकुलेशन में देखने से पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको कम से कम इतना तो करिए, एटलीस्ट इतना आपको करना होगा। ठीक है? अब किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना? समझिएगा कि सर ये यहीं क्यों रोक दी, ये आगे भी चलेगा, ये क्या करेगा? आगे भी चलेगा। जैसे जैसे मशीन को आप चलाते जाओगे वेव फॉर्म उतना ही मिलता जाएगा। ठीक है? ये वेव फॉर्म उतना ही आपको मिलता जाएगा। चलिए हम आगे इसको करते हैं, इसको है ना, इसको मैं रफ कर देता हूँ फिलहाल। आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लिए होंगे। अभी जो हमारे लिए काम का है वहाँ पे आगे जाएंगे, पर ये सब आपको सिखाना था कि एक्चुअली ये चीज प्रोड्यूस हो कैसे रहा है। ठीक है ना? अब ये वेव जो है, ये वेव की फ्रीक्वेंसी अगर मान लीजिए कोई बोलता है वेव की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, वेव की फ्रीक्वेंसी कोई बोल देगा 50 हर्ट्ज है, तो ये जो वेव का फ्रीक्वेंसी यानी किसी कंडक्टर में जो करंट जा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, ये यहीं से तय होता है। जो जनरेटिंग स्टेशन है, ये कंडक्टर है, ये जो है ये एक सेकंड में अगर 50 साइकिल कंप्लीट करता है, ये फट 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 एक सेकंड में अगर 50 साइकिल कंप्लीट करता है, तो इसके वेव इस कंडक्टर में जाने वाला करंट और वोल्टेज, इस कंडक्टर में निकलने वाला करंट और वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 50 हर्ट्ज। अगर एक सेकंड में एक ही बार घूम पाएगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 1 हर्ट्ज। कितनी हो जाएगी? 1 हर्ट्ज। तो कोई कहेगा कि सब मशीन को क्या जनरेटिंग स्टेशन में एक साइकिल में 50 बार घुमाते हैं तभी इंडिया में 50 हर्ट्ज होता होगा? जी ऐसा नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ पोलों की संख्या बढ़ा देते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है? तो यहाँ ये नहीं है, आप लोगों को मशीन में पढ़ना होता है। चलिए यहाँ पे मैं बात कर लूँ कुछ। अब आप साइन वेव जानते हो यानी मैथ्स जानते हो, तो कुछ चीज़ें आप बताएंगे मैथ्स के अंदर क्या होता है। चीज़ें देखिएगा, जब आप मैथ्स जानते हो और कोई वेव है तो मैथ्स के अंदर क्या होता है, मैथ्स के अंदर क्या होता है समझिएगा। मैथ्स कहता है ये वेव तो चलो बहुत दूर जाएगा, तो हम कहते हैं कि हमेशा एक ही यहाँ 2 पाई तक ही क्यों लेते हो जी? हमेशा देखिए कहता है कि अगर एवरेज अगर 2 पाई तक का निकाल दोगे, बाकी सब साइकिल भी चाहे इनफाइनाइट तक जाएगा तो उसका औसत तो वही नहीं होगा ना। समझिएगा इसका मतलब क्या होता है। अगर कोई यहाँ तक बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि एक ही साइकिल को क्यों निकाले, बाकी भी तो होता है, कोई इसका भी निकाले एवरेज, या फिर इतना हटा दें और सिर्फ इसका भी एवरेज निकाले, तो दोनों का सब का एवरेज सेम निकलेगा।
क्लियर? क्यों ऐसा होता है ये चीज़ समझिए। देखिए एक क्लास में, बिल्कुल समझना बारीकी से, एक क्लास में एक स्टूडेंट का वजन 1 किलो है, सपोज दैट, एक हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ, एक क्लास के अंदर एक स्टूडेंट का वजन 1 किलोग्राम है, तो पूरे क्लास का, एक ही स्टूडेंट है, पूरे क्लास का औसत कितना होगा? 1 ही किलोग्राम, एक ही बच्चा है। उसी क्लास में 20 बच्चे हैं और 20 बच्चे समान हैं। उसी क्लास के अंदर 20 बच्चे हैं और 20 बच्चे कैसे हैं? सेम हैं। अगर 20 बच्चे स्टूडेंट सेम हैं और 20 का वजन सेम है, 20 का वजन भी क्या है? सेम है, तो भी औसत अगर निकाले तो सबका औसत भार कितना हो जाएगा? 1 ही किलो, क्योंकि 20 एक एक करके 20 जुड़ेगा और नीचे 20 से भागा हो जाएगा। औसत के लिए क्या होता है? भागा। कि अगर आप औसत निकालते हैं, ये भी 20 1 किलो, ये भी 1 किलो, ये भी 1 किलो, तो औसत निकालेंगे तो क्या होगा? 20 एक एक करके 20 बार जुड़ेगा और 20 से भागा, तब भी औसत कितना हो जाएगा? 1। तो देखिए समान अगर सेम सिमेट्रिक सब होता है तो 1 को निकालिए या 10 को निकालिए, उसका औसत तो सेम निकलता है। वही चीज होती है वेव फॉर्म के अंदर, इसको वैल्यू निकालने या फिर इतना का निकालने बैठे हैं, बात तो वही है। इसलिए आसानी के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, जहां से सिमेट्रिक, जहां से कोई सिग्नल रिपीट करता है वहां तक हम उसका एवरेज निकाल देते हैं, या जो भी वैल्यू कैलकुलेट करना होता है वो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद का तो वो वहां तक के लिए हो जाएगा, चाहे इन्फिनाइट क्यों ना हो। समझिएगा। देखिए क्या आपको कहेगा कि सर यहीं तक का निकाल देते तो सिमिलर है क्या? नहीं है। ये वेव यहां से यहां तक गया, उसके बाद सिमिलर है? नहीं है। लेकिन ये जब यहां से यहां तक आ गया, समझिएगा, यहां से यहां तक आ गया, ये यहां से यहां तक आ गया, तो अब सेम उठा लो और फिर चिपका दो, तो क्या सेम नहीं है? देखो सेम है कि नहीं? और जब फिर उठा दो कोई, सेम देखोगे है कि नहीं? तो एक का अगर निकाल लिया जाए, इतने का निकाल दिया, तो सबका औसत तो वही होगा, है कि नहीं? सबका औसत तो वही होगा। या सब एक का कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करे, एवरेज, आरएमएस, कुछ भी, तो सबके लिए तो वही होगा। एक का अगर औसत यहाँ तक आ गया सपोज दैट, तो इसका भी इतना यहाँ तक आ जाएगा, इसका भी इतना यहाँ तक आ जाएगा, तो एक लाइनिंग में सब तो वही बन गया ना। तो इसलिए हमें एक कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब हम कुछ चर्चा और करते हैं। कुछ पैरामीटर आपको मैथ से आना चाहिए, इलेक्ट्रिकल नहीं कह रहा आपको आना चाहिए, मैथ ही कहता है आपको आना चाहिए। वो मैथ्स क्या कहता है? कहता है सपोज अगर वोल्टेज सोर्स हम एसी पे जा रहे हैं, तो समझ लीजिए चीज़ों को, ये ऑब्वियसली मैक्सिमम वोल्टेज होगा, किसी वेव का ये मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है ना। अभी आप लोग जितना डेप्थ में नहीं जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को जब मशीन पढ़ाऊंगा तो एकदम दिमाग में इमेज उतार दूंगा और आप लोग कहोगे कि वाकई में हमने कुछ पढ़ा है। क्योंकि मैं फिर भी बहुत लिंक करने का चाहता था, बहुत चाह रहा हूँ कि लिंक बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाए, नहीं तो जिस तरीके से आपका पॉइंट है ऐसी वेव कैलकुलेशन, वेव लिखता और आरएमएस एवरेज पीक का फॉर्मूला निकाल देता, हो गया। लेकिन मैं पहला भी लेक्चर लिया ताकि लिंक हो उससे, और ये भी लेक्चर ले रहा हूँ ताकि लिंक हो सकता है इसमें डेरिवेशन कर लिए टाइम भी ना बच पाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि चीज़ें लिंक हो, जिससे आप काफ़ी आगे तक, आपका फ्यूचर किसी भी कंपटीशन में जाएंगे ना, तो आपको अलग से बहुत कम होगा कंटेंट को पढ़ना पड़ेगा। मैं उस लेवल से कर रहा हूं हमेशा कि आपका चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से तैयार हो जाए। यहाँ पे देखिए ये पीक है, ये मैथ्स कहता है, ये भी कहता है कि ये क्या है? पीक वैल्यू है, वीएम या वी पीक, मैथ्स कहता है। अब समझिए मैथ्स के अंदर कहता है जब कोई चीज़ कंप्लीट होता है तो उसको बोलते हैं एक कंप्लीट उसका साइकिल, जिसका साइकिल कंप्लीट साइकिल यहाँ पे कितना है? 2 पाई का। ये कितना है? 90 डिग्री। ये कितना पे है? 2 पाई। जब हम कैलकुलेशन किए थे, वेव चलाए थे मशीन के अंदर, रोटर चलाए थे, तो हमारा 2 पाई यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब समझिए इसमें कुछ चीज़ों को क्या बोला जाता है। ये जो वीएम है और इसी को वी पीक बोलता हूँ, इसी को बोला जाता है पीक वोल्टेज। पीक वोल्टेज एकदम दिमाग में रखना ये सब चीज़, है ना। या पीक वोल्टेज नहीं बोले तो मैक्सिमम वोल्टेज, इसी को क्या बोला जाता है? मैक्सिमम वोल्टेज। चीज़ें क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसी में आपसे बोलता है जैसे कि ये वोल्टेज का ग्राफ था, है ना, और ये देखिए टाइम के रिस्पेक्ट में थीटा या फिर ओमेगा टी टाइम के रिस्पेक्ट में आगे बढ़ रहा है। ऐसी किसको बोलते हैं? कोई ये भी पूछ देगा, तो जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, हमने फर्स्ट क्लास में ही बताया था, वही एसी कहलाता है, पीक हो गया। नेक्स्ट है, इसी में आप जानते हो मैथ्स कहता है कि आवर्तकाल, एक होता है टी, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जिसको हिंदी अगर बोला जाए तो आवर्तकाल, है ना। आवर्तकाल क्या होता है? जहां से कोई साइकिल, कोई वेव रिपीट करना शुरू करता है वो उसका आवर्तकाल कहलाता है। अब देखिए ये वेव यहां से यहां तक आया और फिर यहां से आगे रिपीट हो रहा है कि नहीं? यहां से फिर रिपीट हो रहा है, आगे और जाएगा तो रिपीट हो रहा है। तो यहां तक क्या रिपीट हो रहा है? क्या सेम यहां आ रहा है? नहीं, यहां तक
यहाँ का इसका उल्टा आ रहा है, इसका मतलब सेम नहीं रिपीट हो रहा यहाँ तक, तो हम कहेंगे हाँ यहाँ तक रिपीट हो रहा। अब इसको उठा उठा के बार बार जोड़िएगा तो रिपीट हो रहा है। इसका मतलब जो सिग्नल जहाँ से रिपीट करता है, द रिपीटेशन ऑफ साइकिल एट दैट ड्यूरेशन इट इज नॉन एज टाइम पीरियड, है ना। तो यहाँ पे टाइम पीरियड कौन सा हो गया, ये देखिए आपको एसी के अंदर ये सब चीज़ नहीं पढ़ना है, ये इलेक्ट्रिकल के अंदर नहीं है, ये आपका मैथ्स कहता है। ये आप चीज़ पहले पढ़ चुके हो, कहीं ना कहीं मैथ्स के अंदर आते हैं। तो यानी ये टी क्या हो गया आपका, टाइम पीरियड हो गया, जिसको आवर्तकाल बोलते हैं। ये टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ जाओगा, रिपीटेशन ऑफ साइकिल, इसको क्या बोलेंगे टाइम पीरियड, किसको बोलेंगे, रिपीटेशन ऑफ साइकिल, है ना। रिपीटेशन ऑफ साइकिल पे जहाँ पे बार बार रिपीट करता हुआ उसका टाइम पीरियड हो जाएगा। सपोज दैट ये एक वेव होगा, सपोज दैट ये समझिएगा, इसका कोई बोलेगा आवर्तकाल कितना होगा, जिसको 1 2 3 4 ऐसा बोले, तो हम कहेंगे यहाँ के बाद ये बार बार रिपीट कर रहा है, यहाँ के बाद ये बार बार रिपीट कर रहा है, इसका इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ के बाद ये रिपीट कर रहेगा, ये वेव आगे और जाएगा तो रिपीट करेगा, ठीक है। तो ये इसको टाइम पीरियड बोलते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना, टाइम पीरियड का उल्टा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी, आवर्तकाल का उल्टा उसका फ्रीक्वेंसी होता है। यानी फ्रीक्वेंसी किसके रिवर्स होते हैं, 1/टाइम पीरियड का, ठीक है चीज़ें। और आवर्तकाल का यूनिट हमेशा किस में होगा जी, सेकेंड में। किस में होगा, सेकंड में, सेकेंड के अंदर होता है टाइम पीरियड हमेशा सेकेंड में। इसीलिए अगर फ्रीक्वेंसी कोई बोले तो 1/t, तो 1/सेकेंड, और 1/सेकेंड को ही हर्ट्ज बोला जाता है। 1/सेकेंड को ही क्या बोला जाता है, हर्ट्ज। दिख रहा है ना, यहाँ पे नहीं दिख रहा क्या, 1/सेकेंड है और उसी को बोला जाता है हर्ट्ज। नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख देता हूँ HZ, हर्ट्ज, है ना, एक साइंटिस्ट था, है ना, हर्ट्ज बोला जाता है। चलिए, तो ये चीज़ हो गया। तो ये तो आपको मैथ्स अब तक कह रहा था, ये चीज़ें क्या कह रहा था, मैथ्स कह रहा था कि किसके किसके वैल्यू को क्या बोलते हैं। अब हम चलेंगे कैलकुलेट करेंगे, अब हम उन वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे कि RMS कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, पीक कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो उन वैल्यू को चलिए कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो ये जो डाटा है अब इसी वेव फॉर्म का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है ना। तो इसका जब वैल्यू मैं निकालूंगा तो देखिएगा यहाँ से क्या क्या मुझे निकालना है। एक तो V पीक आप जान ही रहे हो, V एवरेज, ठीक है, और V RMS, इन सारे टर्मों को मुझे कैलकुलेट करना है। लास्ट टाइम हमने फ्रीक्वेंसी का भी बताया था, फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, है ना, लास्ट क्लास में फ्रीक्वेंसी भी बताया था। फिर भी समझ लिए फ्रीक्वेंसी क्या कहता है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी, है ना। समझिए, कहता है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब एक सेकेंड में, पर सेकेंड मतलब एक सेकेंड में कोई वेव कितना बार साइकिल कंप्लीट करता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अगर इंडिया में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज AC का मतलब है, समझिएगा कि एक सेकेंड के अंदर ये वेव 50 बार साइकिल कंप्लीट करता है। कितनी बार, 50 बार साइकिल को क्या करता है, कंप्लीट करता है। मैक्सिमम जाता है 0 होता है, मैक्सिमम जाता है माइनस होता है, यानी ऐसे ऐसे 50 साइकिल कंप्लीट करता है, यही इसको मतलब होता है। तो आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल जस्ट उल्टा होता है। आवर्तकाल क्या कहता है कि एक साइकिल लगाने में, आवर्तकाल किसको टी बोला जाता है, कि एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लेता है, जो भी वो टाइम लेता है वो उसका आवर्तकाल होता है। जस्ट उल्टा चीज होता है। फ्रीक्वेंसी कहता है एक सेकंड में जो जितना साइकिल कंप्लीट करता है, एक सेकंड में कोई कितना भी 50 मान लो कर रहा है, 50 कर रहा है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन आवर्तकाल कहता है, आवर्तकाल तो क्या हो गया, आवर्तकाल नाम से ही काल मतलब समय, है ना। ये आवर्तकाल कहता है कि एक साइकिल लगाने में कितना टाइम लगता है। अगर समझिए, आप समझिएगा, इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। कितनी फ्रीक्वेंसी, 50 हर्ट्ज। इसका मतलब एक सेकेंड के अंदर ये कितना बार साइकिल लेता है, 50 साइकिल लेता है। कौन, वेव एक सेकेंड में कितना साइकिल लेता है, 50। तो आपसे बोलेगा बताइए एक साइकिल में कितना टाइम लगता है, एक साइकिल में, तो एक सेकेंड में कोई 50 साइकिल लेता है तो एक साइकिल में कितना टाइम लेगा, एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो हम कहेंगे एक साइकिल का पूछ रहे हो, एक सेकंड में 50 साइकिल, तो एक साइकिल का तो 1/50 कितना होगा, 1/50, ठीक है, 1/50। एक साइकिल लेने में 1 बजे इतना सेकंड लग जाएगा, तो 1/50 को अगर भागा दोगे तो क्या होता है, 1/50 को अगर भागा दोगे तो 0.02 सेकेंड,
0.02 सेकेंड। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये होता है कि एक साइकिल को कंप्लीट होने में सिर्फ 0.02 सेकेंड ही लगता है। ऐसे ऐसे 50 बार कंप्लीट होगा, यानी 0.02 सेकेंड 50 बार अगर कंप्लीट हो जाएगा तब 1 सेकेंड पूरा होगा, और 1 सेकेंड तब पूरा होगा तब ये कितने बार कंप्लीट हो चुका होगा, 50 साइकिल। ये मतलब होता है एक दूसरे का रिलेशन। सपोज दैट बहुत बेसिक में कोई बार फॉर्मूला पूछ दे कि अगर इंडिया में 50 हर्ट्ज यानी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, कहीं क्वेश्चन ऐसा पूछ दे कि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो बताइए इसका आवर्तकाल क्या होगा, तो तुरंत आवर्तकाल क्या करेंगे, 1/f फॉर्मूला लगाएंगे, 1/50। 1/50 का मतलब होता है 0.02। आप डिवाइड करके देख लीजिए, इतना सेकेंड। अब दोनों का मतलब भी आपको पता हो गया है कि फ्रीक्वेंसी कहता है 1 सेकंड में जितना साइकिल कंप्लीट करता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, और आवर्तकाल कहता है कि एक ही साइकिल में जितना टाइम लगता है। जस्ट उल्टा चीज होता है, इसीलिए फॉर्मूला क्या होता है, बस रिवर्स होता है। अब चलिए इसमें हम अब क्या करेंगे, देखिएगा इस वाले में अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, ये वैल्यू कैलकुलेट करना। कौन सा, पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। यही मेन 3 टारगेट था, जिसका ट्रेलर तो हमने शुरुआत के लेक्चर में ही दे दिया था कि कौन सा वैल्यू कहाँ पे होता है। पीक सबसे ज़्यादा होता है, आरएमएस उसके बाद होता है, एवरेज थोड़ा उसके नियर बाय होता है। जबकि एसी एनालिसिस में हम जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि एसी और आरएमएस के अंदर क्या रिलेशन है, कैसे क्यों कैलकुलेट किया गया, और कौन सा वैल्यू को एक अप्रॉक्सीमेट और एक इक्विवेलेंट माना गया, जिसके बाद एसी इक्विवेलेंट टू डीसी, यानी एसी का आरएमएस इक्विवेलेंट टू हमेशा डीसी होता है। तो इन पॉइंट को भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो ध्यान रहे, हमारा नेक्स्ट क्लास में टारगेट है इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, है ना। और उसमें भी मैथमेटिकल में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, बस इतना जाएंगे कि आप, क्योंकि इंटीग्रेशन फाइनल वैल्यू को कहीं निकालना होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि लिमिट देंगे वैल्यू तक, एक फाइनल वैल्यू तक जाएंगे, और साइन का इंटीग्रेशन किस तरीके से होगा उसको हम आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आज का एक रफ डाटा हो गया। इस तरीके से चीज़ों को लिंक करते गए। आज के लेक्चर में हमने किया क्या, देखिए हमने क्या किया, जो एसी वेव का जो चीज़ निकालना था फर्स्ट क्लास में वो देख लिया। आज की क्लास में देखा कि एक्चुअली एसी वेव प्रोड्यूस कैसे हुआ, प्रोड्यूस हुआ तो ये हुआ, और ये वेव जो प्रोड्यूस हो गया ये किसको फॉलो कर लिया, साइन वेव को। और हम साइन 10th से पढ़ते आ रहे हैं, 12th से पढ़ते आ रहे हैं कि साइन वेव ऐसा होता है भैया, कोस वेव ऐसा होता है, टेन वेव ऐसा होता है, ये सब तो हम पढ़ते आ रहे थे। वो उसको मैच कर गया। जब उसको मैच कर गया तो हम इस वेव के हर पैरामीटर में कहाँ टाइम पीरियड होता है, कहाँ उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, कितना किसको उसका आवर्तकाल बोलते हैं, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, तो हमने ये डिस्कस कर लिया। तो ओवरव्यू इस वेव के हर पैरामीटर को हम जान चुके हैं, ठीक है ना। इस वेव के हर पैरामीटर को हम जान चुके हैं। अब बस यही रह गया है, इस वेव का कोई आरएमएस निकालेगा तो कैसे निकालेगा मैथमेटिकली, कोई इस वेव का कोई एवरेज निकालेगा तो कैसे निकालेगा, इस वेव का पीक वैल्यू तो देखा ही हुआ है ना, पीक वैल्यू तो अपन ने देख ही रखा है। तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसको चाहेंगे कि ये वाला चैप्टर जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। आगे क्लास को फिर कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड लक, हैव अ नाइस डे।